नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के बाद भी परिस्थितियों पर सभी राज्यों के सीएम अपनी टीम के साथ विमर्श कर रहे हैं। कोरोना काल में बदली हुई परिस्थितियों के दौरान किस तरह से समन्वय करना है, इसे लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी अहम बैठक करने वाले हैं। मानव संसाधनों को युक्ति संगत बनाने के लिए गठित समिति के साथ सीएम ये बैठक करेंगे और इस बैठक में सीएम के साथ यूपी रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कपूर, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू, अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल शामिल होंगे। सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की संभावनाओं और प्रदेश के मानव संसाधनों की उपयोगिता को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में सोमवार से अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। इसके तहत तमाम तरह की रियायतें दी गई और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो चुका है। यूपी रोडवेज ने लगभग 7,500 बसों को सड़कों पर उतारा। जाहिर सी बात है कि इससे लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत मिलेगी। यूपी एसआरटीसी के एमडी राजशेखर ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थितियों का निरीक्षण किया। उन्होंने लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे पर पहुंचकर बसों के संचालन की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, बसों में सीटों की संख्या के आधार पर यात्रियों को बैठने की परमिशन दी जा रही है, यानी कि कोई भी यात्री बस में खड़े होकर सफर नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही जो भी कंडक्टर और ड्राइवर इन बसों का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए भी मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई और इसके अलावा बसों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखी गई है। उत्तर प्रदेश में 68 दिन का लॉकडाउन खत्म हो चुका है और आज से अनलॉक 1 शुरू किया गया है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक यूपी सरकार ने बंदिशों को कम करने का फैसला लिया है और इसके तहत आज से बाजार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुल सकेंगे। तो वहीं राज्य के भीतर बस सेवाएं शुरू हो गई। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां 30 जून तक जारी रहेंगी। तो वहीं लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस महामारी खत्म नहीं हुई। तो वहीं सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में आज से 100% स्टाफ की अटेंडेंस शुरू हो चुकी है। हालांकि इन्हें 3 शिफ्ट में बांटा गया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक और सुबह 11 से शाम 7 बजे तक बुलाया जाएगा। तो वहीं कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। योगी सरकार ने अनलॉक 1 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे से प्रदेश में बस सेवा शुरू हो गई। बस में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी का मास्क पहनना जरूरी होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक आईएएस राजशेखर लखनऊ के सभी बस स्टैंड पर निरीक्षण के लिए निकले। लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर निरीक्षण के दौरान आईएएस राजशेखर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। अनलॉक 1 के साथ ही आज से यूपी परिवहन की बसों की शुरुआत कर दी गई है। क्या व्यवस्था है, इस बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए एमडी राजशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोविड-19 को देखते हुए आज अनलॉक 1 से बसें शुरू करी गई हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, 68 दिन के लॉकडाउन के बाद आज पहली बार जो है बसेस का कॉमर्शियल संचालन शुरू हो गया है और हम लोग अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संचालन शुरू कर दिए हैं। लगभग 7,500 जो है हमारे बसेस चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लाखों लोग जो है इसका आज बेनिफिट लेंगे। संचालन करने के साथ साथ जो एक सुरक्षा व्यवस्था है, ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की रोकथाम के लिए और एक हमारे पैसेंजर में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि अगर बस में संचालन करेंगे सेफ है। तो उसी के लिए देखेंगे तो जितने पैसेंजर आ रहे हैं उन सबको थर्मल गन से स्कैनिंग की जा रही है, टेम्परेचर नापी जा रही है, प्लस उनको 3 जगह पे निःशुल्क जो है वो हैंड सैनिटाइज़र मिल रहा है। एक एंट्री पॉइंट पे, दूसरा कि प्रीमाइजेस में, तीसरा बस में। तो ये लगातार जो है उनको हैंड सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि हम अपने जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, ड्राइवर कंडक्टर है, ये हमेशा मास्क पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, इनके पास अपना हैंड सैनिटाइज़र होता है।
बसेस जितने भी देखेंगे ये सब सैनिटाइज होके ही यहाँ पे आता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का ना हो। हम फिर से अपील करेंगे सभी पैसेंजर्स में कि जब भी वो बस स्टेशन पे रहे या बसेस में रहे, मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क पहनने से वो भी सुरक्षित रहेंगे और जो यात्री उनके साथ चलेंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। सर, बड़े शहरों के अलावा जो छोटे जिले के बस स्टेशन हैं उनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर सभी जगह पे आप जितने भी बस स्टेशन से उठाएंगे कहीं से भी, ये 3 चीज़ें हैं। एक तो कि थर्मल गन से स्कैनिंग करना, फ्री में हैंड सैनिटाइजर देना, मास्क पहनना और सैनिटाइज बस इस्तेमाल करना, ये हर जगह पे आपको मिलेगा ना। सर, अंतिम प्रश्न है, अंतर जनपदीय शुरू हो गई हैं, अब अंतर्राज्यीय अगर शुरू होती हैं तो उसको लेकर के क्या तैयारी रहेगी और कितने दिन में बसें उपलब्ध हो जाएंगी? देखिए, हम लोगों की तैयारी पूरी है। जैसे ही अगर अंतर राज्य में अनुमति मिलती है तो हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर संचालन शुरू कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे परिवहन के एमडी राजशेखर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अंतर जनपदीय जो बसें हैं वो शुरू हुई हैं और अंतर्राज्यीय बसों की जैसे ही अनुमति मिलेगी 24 घंटे के अंदर अंदर बसें का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सीधे तौर पे सभी कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बसें सामने हैं वो पूर्णतया सैनिटाइज हैं, इनके ऊपर एक स्टिकर भी लगा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बैठना होगा। सीधे तौर पे यहाँ पर जो भी स्टाफ रहता है उनके पास में सैनिटाइज़र है और कहीं ना कहीं जो यात्री आएंगे उनको मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क के आपको ना तो बस स्टैंड में परमिशन मिलेगा और ना ही बसों में चढ़ने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कोविड-19 को देखते हुए यूपी परिवहन पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है और अंतर्राज्यीय बसों के जैसे ही परमिशन मिलती है वैसे ही सेवाएं दूसरे राज्यों के लिए भी शुरू कर दी जाएंगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। कोरोना वायरस महामारी का प्रसार अमेठी में तेजी से हो रहा है। यहां अब तक 146 केस मिल चुके हैं और इस बीच अमेठी में सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। सोमवार को यहां कई क्षेत्रों में स्मृति ईरानी से सवाल करते हुए पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में केंद्रीय मंत्री को लापता सांसद लिखा गया। हालांकि पोस्टर किसने लगवाया है अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। इसके पहले भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर के भी पोस्टर लगे थे। वहीं अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता को लेकर अब संतों में खींचतान शुरू हो चुकी है और इसे लेकर नाराज संतों ने दिगंबर अखाड़ा में बैठक की। नाराज संतों का कहना है कि राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल भगवान राम की गरिमा के अनुकूल नहीं है। नाराज संतों की मांग है कि इसे दुनिया का सबसे भव्य मंदिर होना चाहिए और उन्हें भी विश्वास में लेकर राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। संतों का एक गुट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में स्थान नहीं मिलने को लेकर नाराज है। रविवार को इन संतों ने अयोध्या से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस मांग पत्र को ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सरकार को सौंपने को कहा है। कोविड-19 की लड़ाई में समूचे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर 1 लाख रोगियों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। यानी कि प्रदेश सरकार ने 1 लाख बेड की क्षमताओं का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जिसको लेकर ANB न्यूज के अमेठी संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने लोगों से जानना चाहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य क्षमताओं को लेकर आम जनता क्या कुछ सोचती है। 1 लाख बेड का तैयार होना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धता है, लेकिन जिस हिसाब से महामारी बढ़ रही है 1 लाख बेड जो है अपर्याप्त संख्या है, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, ये हमारे CHC हॉस्पिटलों के भी जो है मतलब बाहर गए हुए हैं, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। कोरोना महामारी जिस हिसाब से पूरे देश में फैला है और लोग इससे परेशान हैं, उस हिसाब से अगर 1 लाख बेड की व्यवस्था अपने प्रदेश में हो गई है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी तैयारी है इसके खिलाफ। लेकिन जो मौजूदा धरातलीय व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। अभी आप सामने ही देख रहे हैं सरकारी अस्पताल के सामने हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे स्टाफ बिल्कुल समझ लीजिए कि 30% भी नहीं रह गया है।
जो भी मामूली इलाज के लिए, जांच के लिए, दवा के लिए जो भी मरीज़ आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, ये सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जिस हिसाब से चिकित्सक और नर्सेज दिन रात सेवा में जुटे हैं, उनको भी तमाम परेशानियां हो रही है, तो स्टाफ का भी व्यवस्था इस सरकार को। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे कोरोना के 1 लाख बेड तैयार किए गए हैं और ऐसे में इस समय हम खड़े हैं अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर। यहां पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन लोगों से हमने ये चर्चा की कि 1 लाख बेड जो तैयार हुआ है कोरोना का, इसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं, आपकी क्या राय है। ऐसे में यहाँ पे कुछ मिली जुली राय मिली जिनमें लोगों का कहना था कि 1 लाख बेड तो तैयार है लेकिन सिर्फ बेड से ही कोरोना से हम फाइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं कि अगर जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो जो हैं कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको देखते देखते कहीं ना कहीं वो भी उनकी चपेट में आ रहे हैं और अगर वो आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ऐसे में कोरोना के पेशेंट जब वो बन जाते हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाता है तो स्टाफ की कमी हो जाती है, डॉक्टर और नर्सेज की कमी हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे जो इनकी समस्या मेन हो रही है यहाँ पे कि जो है स्टाफ और नर्स कम हो रहे हैं, तो सरकार को ये भी देखना है कि ये समस्या को भी दूर किया जाए। राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज़, अमेठी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां कोरोना जैसी घातक बीमारी के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग इस घातक बीमारी को मजाक समझ रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक व्यक्ति संक्रमित होने से उनके पूरे मोहल्ले के साथ पूरा शहर खतरे में आ सकता है, जिसको देखते हुए पुलिस ने 2 पहिया वाहनों पर 1 व्यक्ति से अधिक और 4 पहिया वाहनों पर 2 व्यक्तियों से अधिक और बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों पर 500 रुपए का चालान किया जाएगा। तो साथ ही एसएसपी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोरोना बीमारी को गंभीरता से लेते हुए मास्क और सैनिटाइजर का निरंतर इस्तेमाल करते रहें। चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर को लेकर एक मजाक समझ के रखा है। मार्केट के अंदर जाते हैं बगैर मास्क और सैनिटाइजर बगैर इसके जाते हैं, उनको लेकर क्या एक्शन है? जी, अभी भी कुछ लोगों में गंभीरता नहीं आई है, तो उनको गंभीरपूर्वक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी की लापरवाही पूरा मोहल्ले को, पूरा शहर को अफेक्ट कर सकता है। हम लोग कोविड अधिनियम के तहत जो हम लोग चालान बुक्स छपे हैं, जिसमें 2 व्हीलर पे जो एक सवारी के ऊपर जो जा रहे हैं, लॉकडाउन गाइडलाइंस को जो तोड़ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, इस तरह से लोगों के खिलाफ हम लोग जुर्माना करने का प्राविधान आया है कि 500 तक हम लोग जुर्माना कर सकते हैं। हमारे यहाँ जुर्माना चालान बुक्स छप गया है, कल से ही पूरा इस पर कार्रवाई, अच्छे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ इस चालान की कार्रवाई। सोमवार यानी कि आज ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुरादाबाद और इसके आसपास के जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते, वे यहां रामगंगा और गांगन नदी में स्नान कर गंगा मां की स्तुति कर लेते हैं। इस बार लॉकडाउन में नदियों के तट पर मेला लगना संभव नहीं, लेकिन जो लोग नदियों के तट पर जाकर स्नान या पूजन की औपचारिकता को पूरा करना चाहें, उनके लिए भी संभव नहीं। दरअसल निगम की उदासीनता के कारण अभी नदियों के घाटों पर गंदगी पसरी है। यहाँ घाटों पर इतनी गंदगी पसरी है कि वहाँ बैठना भी मुहाल है। ऐसे में जो लोग गंगा दशहरे के दिन बच्चों के मुंडन और सत्यनारायण की कथा कराते हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए। देश में कोरोना महामारी से आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस महामारी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लगभग 2 महीने से लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस बीच देश की आर्थिक व्यवस्था को बिगड़ता देख उन्होंने लॉकडाउन में अब कुछ ढील दी। देश में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद लोग अब अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में आज राज्य सरकार द्वारा सैलून और ब्यूटी पार्लर को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियात शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति देने के बाद फिर से खोल दिया गया। आज सुबह सवेरे मुरादाबाद में सैलून फिर से खुल गए और इस दौरान काफी संख्या में लोग सैलून पहुंचे। जी जनार्दन, क्या काम करते हैं आप? ये
नाई का काम करता हूँ। अच्छा, कितने दिन बाद आज आपने दुकान खोली है? 2 महीने से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो कैसे कैसे ध्यान रख रहे हैं पूरा इसका? ये पहले 2 दिन पहले सैनिटाइज़र किया, साफ सफाई किया, उसके बाद से फिर आज सैनिटाइज़र दिया, अच्छी तौलिया, एक आदमी पर एक, ऐसे ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। क्या कर रहे हैं जी? क्या ध्यान रख रहे हैं? हर एक चीज़ का ध्यान है सर। जो लोग आते हैं वो अपना तौलिया लेके आते हैं, अपना प्लेट लेके आते हैं, हो सकता है तो अपना चूड़ा भी लेके आते हैं, और अच्छे से बैठते हैं। दूर दूर तक लोग रहते हैं। तो एक बार में कितने लोगों को बुला रहे हैं? एक बार में एक ही आदमी को बुलाता है। अच्छा, तो कितने दिन से कैसे चल रहा था खर्च? इतने दिनों दुकान बंद थी, 2 महीने से। साहब ऐसा ही चल रहा था। कुछ लोग कुछ दे रहे थे, आते थे घर पे, हालचाल पूछते थे। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में राजकीय रेलवे पुलिस के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें लेवल 1 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ी कृपाल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, अन्य राज्यों से श्रमिक स्पेशल से प्रवासी आ रहे हैं। गोंडा स्टेशन पर उतरने वाले कई प्रवासी पहले ही कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में बीते दिनों यहां प्रवासियों की घर वापसी को लेकर व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात जीआरपी के 3 जवानों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में 2 जवान पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बहराइच के रुपई डीहा सीमा से होते हुए अपने वतन नेपाल लौट रहे श्रमिकों को ले जा रही बस नेपाल के अगैया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारत और नेपाल दोनों देश लॉकडाउन के चलते बंद हैं, और इस बीच भारतीय और नेपाली मजदूरों की अपने घर वापसी बदस्तूर जारी है। तो वहीं डॉक्टरों ने बताया कि 35 लोगों को यहां लाया गया था। इसमें 11 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। एक व्यक्ति के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 11 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग भारत के रुपई डीहा बॉर्डर होते हुए अपने देश के लिए निकले थे। कोरोना संक्रमित मासूम की दिल्ली एम्स में मौत हो गई है। मासूम की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने की जानकारी होते ही मां बाप अपने कलेजे के टुकड़े का शव अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। एम्स प्रशासन ने इस पर रामपुर प्रशासन से संपर्क साधा, तब तक हड़कंप मच गया। प्रशासन ने आनन फानन में मासूम के मां बाप को क्वारंटीन करा दिया है और सैंपल जांच के लिए भेजा है। तो उधर मां बाप की सहमति के बाद एम्स प्रबंधन ने मासूम बच्चे का दिल्ली में अंतिम संस्कार करा दिया। तो वहीं रामपुर जिला अधिकारी अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता मोटर मैकेनिक हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं रही होगी, फिर भी प्रशासन ने अपने स्तर पर शव लाने की व्यवस्था कराई, और इसके बावजूद मां बाप ने शव लेने से इनकार कर दिया। सहारनपुर में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में हुए घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना खुद मामले की पड़ताल के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, और ऐसे में इस मामले से जुड़े लोगों की सांसें अटकी हुई थी। इसके पहले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का जिला अधिकारी और एसएसपी ने स्वागत किया। वहीं अलीगढ़ के रोडवेज बस अधिकारियों ने अपनी बसों को सैनिटाइज कर सड़कों पर उतारा। अलीगढ़ के परिवहन विभाग की ओर से अलीगढ़ में ज्यादा बस खड़ी कर रखी है। अगर सवारियां ज्यादा आती हैं तो रिजर्व बसों को उसी रोड पर रवाना कर दिया जाएगा। अधिकारी एआरएम रोडवेज अधिकारी ने बताया कि अभी केवल राज्य में बसों का संचालन किया गया है। आज सुबह 10 बजे से 10 जिलों के लिए बसें रवाना की गई। यात्रियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और उनका फोन नंबर, हाउसिंग एड्रेस सब कुछ नोट किए जा रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई भी लक्षण महामारी के होते हैं तो उसके मोबाइल नंबर और एड्रेस से उसको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जा सके।
जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कितनी सवारियों का आपको आदेश दिया गया है? 30 सवारियों का आदेश है जी हमारे। किस तरीके से आप थर्मल स्कैनिंग वगैरह किस तरीके से हो रही है थर्मल यात्रियों की? ये हमारे ये यात्रियों की हाथ धुलवाए जाएंगे, सैनिटाइज से हाथ धुलवाए जाएंगे। सैनिटाइज से हाथ धुलवाए जाएंगे। और क्या क्या सुविधा दी और गई क्या है, है? गाड़ी सैनिटाइज है हमारी पूरी, सवेरे डिब्बों के सैनिटाइज होकर रही है। अच्छा, और ये जो जिस तरीके से आपके सामने सैनिटाइजर पड़े हुए हैं, मास्क रखे हुए हैं, किसी को आपने बांटे तो है नहीं? ये तो डिब्बों के लिए ही सेवा है। डिब्बों के लिए जी सर। कि सवारियों के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये तो स्टाफ के लिए और डिब्बों के लिए माल रीजन से लेकर आ रहे हैं हम। तो थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं कोई व्यवस्था हो रही है। जी, अभी जैसा कि आज पहला दिन है तो कुछ समस्याएं आ रही हैं और यात्रियों का भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितने आएंगे कितने नहीं। तो एहतियातन तौर पे हमने बसें तो पर्याप्त मात्रा में खड़ी कर रखी हैं और सुबह 10 बजे तक हमने करीब 10 गाड़ियां अलग अलग जनपद के लिए रवाना कर दी गई हैं। चंद्र मुख्यालय से हमें जो गाइडलाइंस मिली हैं उसमें हमने कल शाम से ही बैरिकेडिंग कराना शुरू कर दिया था, जिसमें कि यात्रियों को एंट्री के लिए एक पॉइंट रखा गया है और एग्जिट के लिए अलग पॉइंट रखा गया है, जिससे कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। और जब यात्री अंदर आते हैं तो उनका एक पॉइंट हमने ऐसा बना रखा है कि जहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद उनका पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर रिकॉर्ड रखा जाएगा और हैंड सैनिटाइज करा के फिर उनको बस में बैठाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में यदि कोई ऐसी संभावना होती है तो उनका रिकॉर्ड हम उपलब्ध करा सकें। बाराबंकी से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां थाना रामनगर क्षेत्र के गांव में एक युवक ने 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची की हालत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं बच्ची के परिजनों ने थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मध्य रात्रि आज जानकारी हुई थी थाना रामनगर पर, पीड़िता के परिवार वालों ने आकर सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त तो पड़ोसी है और नाबालिग है, अभियुक्त भी विधिक कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।